Good morning, students. I'm Indu Sharma, Faculty of Social Work, Department of Sociology Social Work, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड में सोशल रिफॉर्म्स किस प्रकार से हुए, समाज सुधार किस प्रकार से हुए और इसके साथ ही हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी किस प्रकार से इस्टेब्लिश्ड हुआ, किस प्रकार से इसका शुरुआत हुआ, इस बारे में भी आप चर्चा करेंगे। अगर हम 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करें तो यह वह समय था जब इंग्लैंड बहुत तेजी से औद्योगिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इस परिवर्तन का मुख्य कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की पूरी अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। जहां कुटीर उद्योगों पहले स्थान हुआ करते थे, वहां स्थान अब मशीनों का होने लग गया। मशीनों के प्रयोग से जो उत्पादन की गति है वह कई गुना बढ़ गई। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड विश्व का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया। व्यापार और निर्यात में वृद्धि होने लगी और देश आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत होने लग गया। लेकिन जहां एक ओर उत्पादन और व्यापार बढ़ा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक समस्याएं भी तेजी से बढ़ने लगी। औद्योगिक क्रांति के कारण लोग गांवों से शहर की ओर जाने लग गए। अधिक जनसंख्या के कारण आवास की कमी होने लग गई। श्रमिक वर्ग जो है वो बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें स्वच्छ पानी और सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिल पाई, जिनसे बीमारियां बढ़ने लगी। यही पृष्ठभूमि आगे चलकर समाज सुधार आंदोलन और कल्याणकारी राज्य की नींव भी बनी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप समझ सकेंगे कि इंग्लैंड में समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार से हुए। थॉमस चामर्स के विचारों को भी आप समझ सकेंगे। इसके साथ ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और टाइनबी हॉल के बारे में भी आप चीज़ों को समझ सकेंगे। अगर हम इंग्लैंड में हुए समाज सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिक वर्ग आपस में संगठित होने लगे थे। चूँकि अगर हम 1799 से 1800 समय को देखें तो श्रमिक संघों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, उनके यूनियन बनाने पर रोक था, सामूहिक कार्यवाही पर रोक था, कार्य छोड़ने पर उनकी मनाही थी। इसके साथ साथ बहुत सारे दंड का भी प्रावधान था। बैठक करने, फंड इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध था। जैसे हम चर्चा करें, अगर यूनियन बनाने पर रोक, तो श्रमिकों को किसी भी प्रकार के यूनियन बनाने, आपस में संगठन बनाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। दूसरा था सामूहिक कार्यवाही पर रोक। तो जो सैनिक थे, जो श्रमिक वर्ग थे, वेतन बढ़ाने या काम की अवधि को कम करने के लिए सामूहिक हड़ताल को अवैध माना जाता था। कार्य छोड़ने पर रोक से है किसी भी श्रमिक को अधूरा काम छोड़कर जाने या दूसरे श्रमिकों को काम छोड़ने के लिए उकसाने पर कानूनी कार्यवाही की जाती थी। दंड का भी प्रावधान था। इससे आप यह समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई श्रमिक है, अगर वो किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कठिन श्रम करवाया जाता था या फिर 2 या 3 महीने का जेल की सजा उन्हें सुनाई जाती थी। बैठक और चंदे पर प्रतिबंध। तो यूनियनों की बैठक और चंदा करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यूनियन किसी भी प्रकार से आपस में फंड इकट्ठा नहीं कर सकते थे। लेकिन 1824 में श्रमिकों पर लगे यह सारे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। 1824 में श्रमिकों पर लगे यह सारे प्रतिबंध हटा दिए गए, जिससे श्रमिक जो थे वो संगठित होने लगे और वैधानिक रूप से विकसित भी हुए। उसी प्रकार से ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना हुई, जिसने श्रमिकों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। हाउस ऑफ कॉमन की स्थापना भी हुई 1874 में। उसी प्रकार से 1867 में रिफॉर्म एक्ट भी बने, जिसके द्वारा शहरी श्रमिकों को मताधिकार का आधार भी प्राप्त होने लगा, जिससे वो राजनीतिक प्रक्रिया का भी हिस्सा बनने लगे। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गरीबी और जो बेरोजगारी है वह भी बहुत तेजी गति से बढ़ रही थी। उस समय वहाँ के जो समाज सुधारक थे, उन्होंने गरीबी को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि निर्धनता केवल व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम नहीं है,
बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं से जुड़ी एक समस्या है। इस प्रकार समाज सुधारक आंदोलन ने सामाजिक न्याय और राज्य की जिम्मेदारी की अवधारणा को और अधिक मजबूत करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है थॉमस चैम्बर्स के विचार। इंग्लैंड में दान संगठन समिति की स्थापना का श्रेय थॉमस चैम्बर्स के विचारों को जाता है, जिसके अंतर्गत उनका मानना था कि व्यक्ति के पुनर्वास के लिए उसमें आत्मनिर्भरता का लाना बहुत अधिक जरूरी है। थॉमस ने सोसाइटी को अपने कुछ विचार दिए, अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत किया और सोसाइटी ने भी इन विचारों को मान लिया। उन्होंने यह माना कि जो व्यक्ति है अपनी निर्धनता के लिए, अपनी गरीबी के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है एवं सहायता प्राप्त करना उनके आत्मसम्मान को नष्ट करता है और भिक्षावृत्ति के लिए उन्हें विवश भी करता है। इसके साथ साथ सोसाइटी ने चार्मर्स के इन विचारों को भी माना कि जो निर्धन व्यक्ति है वह अपना भरण पोषण अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके करे। अगर हम 19वीं शताब्दी के समय में देखें तो चार्मर्स जो थे उस समय दान पद्धति के बहुत बड़े आलोचक के रूप में उभर करके सामने आए। उनका मानना था कि सार्वजनिक एवं चर्च के माध्यम से जो दान दिया जाता है वह जो व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, उनको निरर्थक करता है। उसमें निर्धन व्यक्ति अनैतिक हो जाता है और अपनी स्वावलंबन बनाने की इच्छा को समाप्त करता है और यह इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक एवं जो दान दिया जाता था उस पद्धति को भी नकार दिया। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य में थॉमस चैम्बर्स के योगदान। थॉमस चैम्बर्स ने 3 चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। पहला है गरीबी के कारणों को जानना, उनका अध्ययन करना। दूसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण। तीसरा है सामाजिक सेवाएं। गरीबी के कारणों का अध्ययन। चैम्बर्स ने गरीबी के कारणों को अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि गरीबी का मुख्य कारण जो है वह बेरोजगारी है और इसके साथ ही उन्होंने व्यक्ति को स्वयं भी जिम्मेदार ठहराया कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो इसके जो कारण है वह स्वयं है। दूसरा है शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा को उन्होंने बहुत अधिक उपयोगी बताया। चैम्बर्स ने गरीबों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए काम किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तीसरा है सामाजिक सेवाएं। चैम्बर्स ने सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए काम किया, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबों को कानूनी सलाह और इसके साथ साथ ऋण सलाह को भी उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना। चैम्बर्स ने अपनी प्रक्रियाओं पर सुझाव प्रस्तुत किए और इसके साथ साथ उन्होंने इनके व्यवहारिक पक्ष के बारे में भी बतलाया। पहला उन्होंने कहा कि जो गरीब हैं, जितनी भी घटनाएं होती है उनकी बहुत ही सावधानी से जांच किया जाए। यह पता किया जाए कि जो व्यक्ति निराश्रित हैं उनका मुख्य कारण क्या है और इस प्रकार जो निर्धन व्यक्ति है उसको किस प्रकार से सहायता की जाए कि वह स्वावलंबी बन जाए। दूसरा है अगर किसी को स्वावलंबी ना बनाया जा सके तो उनके जो आसपास के जो लोग हैं, उनके जो मित्र हैं, संबंधित हैं, पड़ोसी हैं, उनको उत्साहित किया जाए कि वे अनाथों और जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, जो असमर्थ हैं, वो उनको सहायता दे सके। अगर मान लीजिए कि परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, तो जो धनी नागरिक होते हैं उनको भरण पोषण करने के लिए ढूंढा जाए, ऐसा उन्होंने अपने सुझाव में कहा। उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी उपाय सफल ना हो तो जिले में जो धार्मिक परिषद है उनसे भी सहायता प्राप्त करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने व्यवहारिक पक्ष में कहा कि दान संगठन समिति इन विचारों को बहुत ही सावधानी से पढ़े एवं इस पर उन्होंने कहा कि समिति को चाहिए कि वह अपना एक पूछताछ विभाग खोले जो कि जो दानी परोपकारी है उनसे संपर्क बनाए रखे। और बहुत ही ऐसे व्यक्तियों को पता चला जिन्होंने भिक्षावृत्ति की व्यवसाय की तरह अपनाया है तथा उन्होंने अपने संस्थाओं से सहायता भी प्राप्त किया है। इस समिति ने लंदन को अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए स्वयं सेवकों को भी समूह बनाया।
ये जो स्वयं सेवक होते हैं वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को खाना, कोई भी वस्त्र इस रूप में सहायता प्रदान करते हैं तथा साथ-साथ उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। समिति ने सरकारी निर्धन सहायता का विरोध किया तथा इसने गैर सरकारी प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया। इस समिति की भांति इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में भी अन्य नगरों में भी इस प्रकार की समितियां गठित की गई और आगे चलकर यह आंदोलन अमेरिका में भी फैला और यह सफल भी हुआ। नेक्स्ट है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, जिसे हम COS के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1869 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे ऑक्टिविया हिल और सैमुअल बार्नेट। इंग्लैंड में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था था जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए काम करता था, जो कि गरीबी को कम करने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेंटालिटी इसका पूर्ण नाम था, जिसे आगे चलकर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के नाम से भी जाना गया और इस आंदोलन को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर आप मुख्य उद्देश्यों को देखें तो इस संस्था की जो स्थापना है वह परोपकारी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने और गरीबी को रोकने के लिए किया गया था। इसमें समाज कार्य की ऐसी परोपकारी दर्शन और कार्यप्रणाली को अपनाया गया जिसका उद्देश्य था व्यक्ति का पुनः निर्माण करना एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने देना। अन्य जानकारी में आप देख सकते हैं कि फैमिली विजिटर की व्यवस्था थी। अगर हम फैमिली विजिटर को देखें तो इनकी जो शुरुआत थी वो ऑक्टिविया हिल ने की थी। फैमिली विजिटर में ऐसे प्रशिक्षित स्वयंसेवक होते थे जो गरीब परिवारों से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते थे, उन्हें सलाह देते थे, उनसे भावनात्मक समर्थन उन्हें मिलता था। अगर हम फैमिली विजिटर के मुख्य उद्देश्य को देखें तो इनका मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक मदद जैसे कि पैसा या सामान देना नहीं होता था, बल्कि सलाह देना या नैतिक उत्थान के द्वारा परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना होता था। ये जो स्वयं सेवक जरूरतों का आंकलन सहानुभूति के साथ करते थे। यह पद्धति आधुनिक समाज कार्य की केसवल प्रणाली से संबंधित थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का अलग-अलग अध्ययन किया जाता था और उन्हें उस प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने इन स्वयं सेवकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण भी शुरू किया, जो कि 6 महीने का कार्यक्रम आरंभ किया जाता था। इसमें अनौपचारिक दान कार्य से पेशेवर समाज कार्य की ओर परिवर्तन हुआ। इस पहल ने ही आगे चलकर औपचारिक फॉर्मल समाज कार्य शिक्षा के विकास को भी प्रभावित किया। इससे ही आधुनिक सामाजिक कल्याण प्रशासन की नींव भी पड़ी। टाइनेबी हॉल। टाइनेबी हॉल की स्थापना 1884 को इंग्लैंड में की गई थी। यह एक प्रसिद्ध सामाजिक संगठन था। इसके जो संस्थापक थे वो थे सिमोल एंड हैरिनेटा बार्नेट। यह एक ऐसा संगठन था जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक सेवाएं प्रदान की जाती थी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्य किया जाता था। इसके साथ ही टाइनेबी हॉल लंदन में एक फर्स्ट सेटलमेंट हाउस था। सेटलमेंट हाउस मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सामुदायिक केंद्र जहाँ पर जो नीडी होते थे, गरीब होते थे, ज़रूरतमंद होते थे, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल सेवा और सामाजिक सेवा जैसी आवश्यक चीज़ें एक ही जगह पे प्रदान की जाती थी और उनकी मदद किया जाता था। इनके अगर हम उद्देश्यों को देखें तो इनका मेन उद्देश्य था ऑक्सफोर्ड के जो शिक्षित छात्र होते थे उनको गरीबों के बीच रहकर अपनी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। इनका मानना था कि दान देने से केवल आज की समस्या समाप्त होती है, जो कि केवल अल्प समय के लिए ही होती है। इस विचारधारा ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल दान बांटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को समझना भी आवश्यक है। इंग्लैंड में होने वाले इस परिवर्तन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भी समाज कार्य के विकास को प्रभावित किया और समाज कार्य पेशे के प्रसार में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 19वीं शताब्दी में होने वाले इंग्लैंड में सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा किया।
थॉमस के विचारों के बारे में हमने पढ़ा, साथ में हमने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और टाइनबी हॉल के बारे में भी चर्चा किया। इसके बाद के लेक्चर में हम अमेरिका में समाज कार्य का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।